सर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं हुकूमती अदारों में होने वाली करप्शन के हवाले से, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बताइए कौन कौन से एंटी करप्शन लॉज पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में और इस तरह के कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं एंटी करप्शन के हवाले से। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आगा साहब, आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक रखा है आज। करप्शन जो है मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बुनियादी रीज़न है जी, बुनियादी चीज़ है जिससे किसी मुल्क का जो ढांचा है उसको खोखला करती है करप्शन जो है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मेगा करप्शन के केसेस हैं, वो नया ऑर्डिनेंस है हमारा 1999, और इसी तरह से एंटी करप्शन लॉज हैं 1947 के, और इसके अलावा भी जो करप्शन के जितने भी लॉज हैं रेलेवेंट, वो सारे जो है मैं समझता हूँ कि सारे लॉज जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ होता यूँ है कि जब करप्शन होती है तो उसकी यूजुअली आपको सबको मालूम है कि इसकी एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल। उसके लिंक जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कनेक्ट करना और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसका 173 की रिपोर्ट बनाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, जो कोर्ट में आनी होती है, जिसके ऊपर अल्टीमेटली एविडेंस एड्यूस होना होती है। तो इस ऐसे केसेस को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे भी यहाँ जो है आप देखें कि जो नैब के केसेस हैं जी, उसमें जो सज़ा है उसकी रेशो जो है वो 2-3% से ज़्यादा नहीं, और इसी तरह से जो हमारे एंटी करप्शन के केसेस हैं उनमें भी 2-3% से ज़्यादा सज़ा नहीं है। उसकी ये वजह नहीं है कि करप्शन नहीं हुई, करप्शन तो होती है, करप्शन हुई होती है, तो उसके ऊपर जो है पहले, चूँकि जितने भी स्पेशल लॉज हैं करप्शन के हवाले से, इसमें पहले इंक्वायरी होती है। बिल्कुल। जैसे फेडरल एजेंसी एक्ट है हमारा, जिसमें FIA फेडरल एजेंसी जो है वो काम कर रही होती है, तो उसमें भी पहले इंक्वायरी करते हैं 60 डेज की। एंटी करप्शन के लॉज हैं तो उसमें भी पहले इंक्वायरी होती है बिफोर लॉजिंग दी FIR, और उसके बाद जब वो समझते हैं इंक्वायरी में कि ये जो अक्यूज हैं, एलिजिडली अक्यूज हैं, इनके ऊपर जो एलिगेशन है वो तकरीबन साबित होता है, तो उसको FIR में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक दूसरा अमल शुरू होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसमें एक बड़े ब्रॉडर कैनवस के ऊपर जो है वो काम किया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के तमाम एस्पेक्ट को, जितने एलिगेशंस होते हैं उनके तमाम एस्पेक्ट से उसका जायजा लिया जाता है, और जो मटीरियल होता है उसके खिलाफ जो है अक्यूज के खिलाफ, जिसके खिलाफ चार्ज होता है, उसके खिलाफ वो मटीरियल जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो कलेक्ट करती है जी, ताकि इतना सारा मटीरियल हो जाए कि वो कनेक्ट करे विद द एलिज्ड क्राइम, और ताकि उसके खिलाफ जो 173 की रिपोर्ट जो चलान कोर्ट में जानी है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में, उसके खिलाफ इतना मटीरियल होना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच जब उसको देखे चालान को और पास करे तो ये समझे कि इसमें प्रोबेबली इसमें सज़ा होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास वो लेटेस्ट इक्विप नहीं है, और हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने जो कानून साजी की है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसीलिए ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, और इसीलिए सज़ा की रेशो बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम कवानीन जो हैं करप्शन के पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे 1947 का जो हमारा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का लॉ है, इसी तरह से नैब ऑर्डिनेंस है हमारा, और फेडरल एजेंसी एक्ट जो 1974 है जी, बिल्कुल, इन तमाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन रिव्यू किसने करना है, वो है हमारी पार्लियामान, जो हमें आपको और मुझे, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से 83 बिलियन की हर साल पड़ती है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा रिग्रेट और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्लियामान का जो काम है, जो उनका रीजनली काम है, जो उनका प्राइमरी काम है, जो उनको करना चाहिए, जिसके लिए अवाम उनको मुंतखब करते हैं, वो लेजिस्लेशन है। तो हमारे मुल्क के अंदर जितनी लेजिस्लेशन है 1947 से लेकर आप कोई भी लेजिस्लेशन उठा लें, कोई एक लेजिस्लेशन भी आपको सिवाय आइन के एक डॉक्यूमेंट के, जो हमारा 1973 का डॉक्यूमेंट है जिसमें बुनियादी हकूक़ के हवाले से है, इसके अलावा जितने भी आपको कवानीन आप देखेंगे तो उन कवानीन जो है उनमें आपको जगह जगह पे फ्लॉज नजर आएंगे, जगह जगह पे डिस्क्रिपेंसीज नजर आएंगी, जगह जगह पे आपको ये नजर आएगा ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, ये ऐसे लगता है जैसे कहीं किसी और दुनिया में बैठ के बनाया गया, ये तो जो बुनियादी और ज़मीनी हक़ाइक़ है उनके मुताबिक उससे लगता नहीं है। उसकी कई रीज़न्स हैं। उसकी जो बुनियादी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लियामान का काम है, पार्लियामान का काम है कि अपना विजडम जो है वो देना। हमारे यहाँ होता यूँ है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो लोग आपके मीडिया के कवर करते हैं असेंबलीज को, वो आपको बताएंगे कि असेंबलीज के अंदर जो है एक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट है। रात को गवर्नमेंट की तरफ से एक डिमांड आती है, जी इस इशू के ऊपर हमें जो है लेजिस्लेशन की ज़रूरत है,
तो वो उसको लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट को कहते हैं कि फौरी इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें जी, ये डिमांड है हमारी, कोई कोर्ट ने किसी ने डायरेक्शन दे दी, किसी और वजह से, कोई इंटरनेशनल प्रेशर या किसी लोकल प्रेशर की वजह से कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है मुल्क के अंदर, तो कहते हैं जी फौरी इसके ऊपर जो है ना फौरी लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन जो है वो फौरी करने वाला काम नहीं है। लेजिस्लेशन के लिए एक विजडम चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए आपको प्लानिंग चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की जरूरत है। लेजिस्लेशन के लिए जिस पॉइंट के ऊपर हो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो आप डेलिब्रेट करें, आप विजडम लें तमाम पार्लिमान के तमाम मेंबरान का, उसके ऊपर एक कमेटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूट जो होती हैं, स्पेशल कमेटीज़ जो होती हैं, उन कमेटीज़ के अंदर उसके ऊपर भरपूर काम किया जाए और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके आप जब वो डॉक्यूमेंट को तैयार करें तो इम्प्लीमेंटेबल भी हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और उसके इम्पैक्ट हो, उसका कोई फ़ायदा हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जल्दी वो लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट जो है वो उनकी गवर्नमेंट की जरूरत पूरी करता है, हम डेलिब्रेट भी नहीं करते, हम उसके ऊपर अपना विजडम भी नहीं देते, पार्लियामान के अंदर उसके ऊपर बहस भी नहीं करते। जी गवर्नमेंट का बिल है तो गवर्नमेंट का बिल है जी, सब ने बगैर पढ़े और बगैर डेलिब्रेट के हाथ खड़े करना जी, इसको पास करना, तो उसका अल्टीमेटली फेट जो है वो ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक जो है हिजान की सूरत पैदा होती है और अदालतों के अंदर जो है उस डॉक्यूमेंट का उस तरह से फ़ायदा नहीं होता जिस तरह से जो पार्लियामान की एक सोच होती है। सही, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एलैबोरेट किया। मैं यहाँ पर सत्तार साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया हमें कि कानून के अंदर फ्लॉज हैं और 76 साल में आज तक हम इस चीज़ को इसका तयन नहीं कर सके, हमारी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर या पार्लियामान जो है इस चीज़ का तयन नहीं कर सकी कि ऐसे लॉज बनाए जाएँ जो कि कॉम्प्रीहेंसिव हों और इदारों में बैठे हुए करप्ट नासिर को अकाउंटेबल किया जा सके बआसानी तौर पर। जैसे कि ये प्रिलिमिनरी आपने बताया कि इंक्वायरी होती है और वो इंक्वायरी के बाद उसके बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जाके कहीं फैसला होता है कि इसके ऊपर FIR लॉन्च की जाएगी। तो आज तक हम ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कवानीन पार्लियामान हमारी क्यों नहीं बना सकी और क्यों हर आने वाली हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी और इदारों में बैठे करप्ट नासिर के हाथों ब्लैकमेल होती रही? यार अगर ज़ुबैर साहब ये फ्लॉज कहीं एक जगह पर नहीं है, ये हर एक जगह पे जो प्रोसेस, जितने प्रोसेस में जो आता है, जो इदारा आता है, जो महकमा आता है, हर एक जगह पे फ्लॉज है। अब आपने बात की, इंक्वायरी की बात हुई, इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, तो नैब के होते हुए इससे पहले मेरी FIA के ऊपर नज़र रहती थी, लेकिन जब से नैब मार्ज़ वजूद में आई तो नैब ने अटेंशन ली, मतलब हमारे लिए ऐश्वर्या राय या कतरीना कैफ नैब बन गई। आज मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है तो पहले ये काम करें कि नैब को बंद कर दें। सही, एक मोटा सा जो टनों के हिसाब से अदालतें बार-बार कह चुकी हैं कि पॉलिटिकल। अब नैब का देखें ये है कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहले होती है कंप्लेंट लॉज होना, कंप्लेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्लेंट ऑथराइजेशन, एक प्रोसेस होता है, उसके लिए टाइम, एक मुद्दत मुतय्यन होती है। उसके बाद वो इंक्वायरी में अपग्रेड होती है, इंक्वायरी के बाद वो इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड होती है, उसके बाद जाके वो रेफरेंस या ट्रायल में जाती है। अब ये सारे प्रोसेस को देखें तो नैब के पास ऐसे बेशुमार केसेस पड़े हुए हैं जो बड़े बड़े लोगों के हैं। अब बड़े बड़े लोगों में से मेरी आंखें भी खुल रही हैं ना, जिससे आपको पता लगा कितने बड़े बड़े लोग हैं। बिल्कुल, मतलब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरी मरतबा बन रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी पिछले 18-20 साल से 20 साल से इंक्वायरी की स्टेज से आगे अपग्रेड नहीं हो सकी। नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी पेंड पड़ी हुई है, इंक्वायरी की स्टेज पर, नॉट इन्वेस्टिगेशन, नॉट ट्रायल, नॉट रेफरेंस। मैं इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। शहबाज शरीफ की इंक्वायरी पड़ी हुई है। इंक्वायरी, मैं बार बार एक चीज पे जोर दूंगा, आगा ज़ुबैर साहब लीगल फिटलिटी से आपका ताल्लुक है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे किस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। मैं इंक्वायरी कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं कह रहा, ट्रायल नहीं कह रहा, मैं रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ की इंक्वायरी पड़ी हुई है नैब में। शहबाज शरीफ कितनी मरतबा चीफ मिनिस्टर बन गया, कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुझे तो गिनती याद नहीं रही। ठीक है, चोई शुजात हुसैन, चोई परवेज इलाही, इनकी इंक्वायरी पड़ी हुई है। इंक्वायरी, कोई अगर मेरी बात सुन रहा हो वो समझ रहा होगा कि बात की शिद्दत क्या है, डिग्री क्या है कि इंक्वायरी। वो चोई शुजात हुसैन साहब भी वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं और वो कायम मुकाम बने थे वज़ीर आज़म, वो इंटरिम वज़ीर आज़म बने थे, वो केयर टेकर नहीं बने थे।